Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss definite integrals. बट डेफिनेट इंटीग्रल्स तो एक दिन में तो सारा सॉल्व नहीं होगा, सारा डिस्कस नहीं होगा. सो उसमें से हमने एक पार्ट है जो वो डिस्कस करने हैं, विच इज़ लिमिट एज अ सम. इसको हम आज डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टूवर्ड्स लिमिट एज अ सम, उससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट अभी करते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या थे बेसिकली, वो हम जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तब हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसको डिस्कस कर चुके हैं. और अगर कुछ बच्चों को डाउट है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखना जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग था और स्टार्टिंग की जो हमारी एक्सरसाइजेस थे, तो वहाँ पर देखिएगा. अब आपके पास जो डिफरेंस है, सपोज अगर जो ये ए टू बी है, जो ये आपको डिफरेंस आज नज़र आ रहा है, क्योंकि इनडेफिनेट में ये लिखा नहीं होता था कभी भी. इनडेफिनेट में आपके पास ऐसे होता था, ये लिखा होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सपोज ये पूरा सॉल्व होने के बाद आपको एफ एक्स मिलता है, सब कुछ सॉल्व हो गया और एफ एक्स आ गया. और फिर हम क्या करते थे, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अप्लाई करना होता था. ये हमने हमेशा सीख लिया है कि इस वे में लिखना होता था. बट जब आप डेफिनेट इंटीग्रल के साथ मूव करोगे बेटा, आंसर तो वही है. डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स जब आपको लिमिट्स गिवन होंगी. सो जो ये होता है, ये कहलाता है आपका लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट. अब आपका फंक्शन, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या था, एफ एक्स. तो यहाँ पर भी आंसर एफ एक्स ही रहेगा. बट अब आपने सी नहीं लिखना, आपने अब इसको कैसे लिखना है, इस वे में, लास्ट में ए टू बी जो आपकी लिमिट थी ना सॉल्व होने के बाद ऐसे. और फिर आपने क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है उसके प्लेस पर अपर लिमिट आ जाता है, माइनस जहाँ फंक्शन में एक्स है उसके प्लेस पर आ जाता है लोअर लिमिट. सो ये आपको लास्ट में मिल जाता है आपके डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर. अब आज हम इन सबको इनके साथ नहीं डील करेंगे. आज का जो, ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ये लिमिट एज अ सम. ये है. अब इसके लिए मैं कुछ ना लिखती हूँ और ये उसके बिहाफ पर आप समझिए. आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, अभी हमने एक्सरसाइज नहीं करनी है. आज हम सिर्फ इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को, मतलब ये क्या है, क्यों इसको लिमिट एज अ सम बोला जाता है और हमें क्या मिलता है, मैंने इस वे में लिख दिया. एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, वेयर एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए. ये मैंने लिखा आपके लिए. ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि इसका आंसर ये है, बट मैंने तो इतना सारा लिख दिया कि इसका आंसर इस तरह से आप सॉल्व करोगे. ये क्या मेथड है, ये होता है लिमिट एज अ सम. बट ये कहाँ से आया, क्यों करना इतना सब कुछ, जब हमें पता है कि इतना शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं. तो ये तो बेटे जब आपको क्वेश्चन पेपर में वो मेंशन कर देंगे कि आपने उसी मेथड से करना है, तो हमें मूव तो इसी से ही करना पड़ेगा. तो अब ये समझो कि ये सब कुछ आया कहाँ से है, पहले तो क्यों, कहाँ से ये चीज़ें बनी हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में ये डिस्कशन रहेगी और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसकी. ये मीनिंग समझो. पेपर में ना मीनिंग नहीं आएगा, पेपर में कभी भी ये ज्योमेट्रिकल जो आज मैं आपको सिखाऊंगी ना, इसको ड्रॉ करके कहाँ से चीज़ें बन रही है, पेपर में नहीं आता. बट फॉर योर नॉलेज से कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग है और कहाँ से चीज़ें जनरेट हुई हैं. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम. चलो अभी इसको समझिए. थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है आज तो, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा आपको लेंथी प्रोसेस फील होगा. बट एक नया वे है, एक नया मेथड है, नई तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इंटरेस्ट लोगे तो बहुत आसान लगेगा वो. चलो बेटे अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर लिमिट एज सम के लिए. सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यू फंक्शन. डेफिनेटली फंक्शन तो कॉन्टिन्यू ही होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन ही कॉन्टिन्यू नहीं तो वो तो ब्रेक ही हो जाएगा. डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हमने कहा ना कि ए टू बी मूव कर रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था वही है. एज्यूम दैट ऑल द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन आर नॉन नेगेटिव. मीन्स ये हमने एज्यूम किया. इसका रीजन ये है क्योंकि अगर वैल्यूज फंक्शन में जब भी हम कुछ भी पुट करेंगे, वैल्यूज अगर हमारी पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही बनेगा. वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स वाई की वैल्यू ना, तो अगर वाई पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है ग्राफ. सो दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कर्व अबव द एक्स एक्सिस. ये मैंने अभी आपको समझाया. फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है. ये हमने ले लिया कि ये हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन इस तरह से आया हमारा, ये ग्राफ है और ये सारी वैल्यूज जब आप उसमें वैल्यूज पुट करते हो, सपोज हमने उसमें क्या क्या वैल्यूज पुट की, ए से बी के बीच में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लोगे, x0, x1, x2, x3 डिफरेंट पॉइंट्स हमने ले रखे हैं.
उन्होंने नहीं दिए, हमने ले रखा है कि इसके बीच में सपोज ये सारे पॉइंट्स है, जब हम उसको पुट करते हैं वो सब पॉजिटिव होंगे, इसलिए ग्राफ इस तरह से बनता जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए जो आपने ये आपने जो ये बीच में सब इंटरवल्स बनाए ना, मीन्स बीच में आपने जो ये पॉइंट्स लिए हैं, हम ये एक पर्टिकुलर लेंथ पर है, मतलब ये सारे के सारे जो ये आप ले रहे हो पॉइंट, ये सेम डिस्टेंस पर ले रहे हो। सो लेट x नॉट रिप्रेजेंट ए, x1 इज a प्लस एच, x2 क्या होगा a प्लस 2h, x3 इज a प्लस 3h, मीन्स एवरी टाइम h ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से x ऑफ r माइनस 1 जो ये पॉइंट है, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस r माइनस 1 इंटू एच, xr इज a प्लस आर एच, एंड द लास्ट वन xn जो पॉइंट है वो होगा a प्लस एन एच। अब आपको समझ में आ रहा है हम h के साथ क्या हो रहा है, जब यहाँ 0 है तो 0 इंटू एच वो खत्म ही हो गया, यहाँ 1 है तो 1 इंटू एच इज 1, यहाँ 2 है तो 2 इंटू एच, 3 है तो 3 इंटू एच, इसलिए जब n था तो n इंटू एच। तो ये आप एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ले रहे हो ये सारे पॉइंट, ऐसे नहीं कि x नोट यहाँ ले लिया और x1 यहाँ ले लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप चाहे x नोट x1 से रिप्रेजेंट करो, चाहे इस वे में रिप्रेजेंट करो। हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे a b c की टर्म में, तो इसलिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब ना बेटे, अब एक आप बनाइए ट्राइंगल, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया, वो फेयर पॉइंट दिस ये सारा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब ग्राफ में देखो, अभी ये ग्राफ जब आप देखोगे, जैसे अभी मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए कि आपने किस वे में उसको रिप्रेजेंट किया है। और लास्ट पॉइंट जो आपका b है वो है xn है, तो b की वैल्यू कितनी निकले लास्ट में, a प्लस एन एच। और अगर आप यहाँ से जो ये वैल्यू है, यहाँ से जब एन एच किसके इक्वल हो गया, b माइनस ए के इक्वल, मीन्स h किसके इक्वल हो गया, b माइनस ए अपॉन एन। अब फॉर इसको ध्यान रखना, फॉर फर्दर डिस्कशन ये आगे काम आएगा कि जब आपका n इन्फिनिटी होगा, जब ये इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो h 0 को अप्रोच करेगा। इन द सेम वे जब h 0 को अप्रोच करेगा तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, इसको माइंड में रखना, आगे काम आएगा। अब जो हमारा मेन टारगेट है उसको देखो, ये जो xr माइनस 1 है, यहाँ xr है और उनको मैंने a और h के टर्म में भी नीचे एक्सप्रेस किया हुआ है। अब बेटे पहले ये ट्राइंगल देखो, सिर्फ ये a b d और c, ये वाली ट्राइंगल देखो। ठीक है, इस ट्राइंगल की जो आपकी लेंथ है, लेंथ ये वाली होगी इस ट्राइंगल की लेंथ। ठीक है बेटे, और ये किससे रिप्रेजेंट हो रही है, इतना पार्ट क्या है, f ऑफ a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। मीन्स ये इस पॉइंट को जब फंक्शन में पुट करोगे तभी आपको ये वाली चीज मिलेगी ना, इतनी चीज मिलेगी। ठीक है, a प्लस आर एच पुट करने पर तो ये मिलता है आपको, ये पूरा पार्ट मिलता है इतना, और a प्लस आर माइनस 1 एच पुट करने पर इतना पार्ट, ये है f ऑफ a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, दिस पार्ट, इतना पार्ट है f ऑफ a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। तो जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस ट्राइंगल में लेंथ हमें मिल गई, ये वाला पार्ट है, और इसकी विड्थ क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, मीन्स a प्लस आर एच और a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच का डिफरेंस करके देखिएगा, डिफरेंस कितना मिलेगा, ओनली h। तो योर विड्थ इज h एंड योर लेंथ इज दिस पार्ट। मीन्स इस ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो क्या होगा, h इंटू एच, ये है ए बी डी सी, इस ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है बेटा, ये इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये एरिया क्या बन गया हमारे पास, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इतना एरिया हो गया ये। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब इस बड़ी ट्राइंगल को लो, अगर हम इस बड़ी ट्राइंगल को लेते हैं ए बी एल एम, इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो इस ट्राइंगल की लेंथ ये है पूरी, ये इसकी लेंथ होगी, और ये वाला ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, f ऑफ एक्स आर, मीन्स f ऑफ a प्लस आर एच। इसको पुट करेंगे ना फंक्शन में तभी हमें ये चीज मिलेगी इतनी, तो लेंथ होगी f ऑफ a प्लस आर एच, विड्थ अगेन सेम वही h है। तो a b l m, अगर आप रेक्टेंगल, ट्राइंगल बोला था मैंने पहले भी, सॉरी, a b l m, अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया देखोगे तो वो होगा h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है बच्चे, और अगर हम ये वाला रीजन देखेंगे ए बी एल सी, ये रीजन देखो आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें ग्राफ कर्व, हमारे कर्व का जो रीजन है इतना ही आया, कर्व से तो हमें इतना ही रीजन चाहिए ना। ये रीजन क्या है, ये इस बड़े रेक्टेंगल से कम होगा बट इस छोटे रेक्टेंगल से ज्यादा होगा, यही मैंने यहाँ लिखा है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज लेस देन एरिया ऑफ द रीजन ए बी एल एम
एंड इज ये वाला छोटा जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा वो होगा लेस देन एरिया ऑफ द रीजन ABLM, बट एरिया ऑफ द रीजन ABLM इज लेस देन द रेक्टेंगल ABLM, एरिया ऑफ द रीजन ABLC, सॉरी हाँ रीजन क्या था ABLC था, ये रहा हमारा रीजन ABLC। स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया लेस होगा इस रीजन के एरिया से ABLC, एंड दिस रीजन और जो इस रीजन का एरिया दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABLM। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका मतलब एवरी टाइम जब जब आप स्मॉल रेक्टेंगल्स लेते जाओगे, स्मॉल रेक्टेंगल्स लोगे ना, जैसे इसमें यहां पर अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये रीजन का एरिया हो गया, और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें ये कर दोगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा हो जाएगा बिगर रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, एवरी टाइम जब भी आप स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरिया लोगे उन सबको ऐड करना, और वो किससे लेस होंगे, स्मॉल रेक्टेंगल्स का एरिया लेस होगा एरिया ऑफ द रीजन जो भी यहाँ पर कर्व के अंडर आएंगे, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये हमेशा कर्व के एरिया से लेस होंगे। बट जो कर्व के एरिया का रीजन है, जो कर्व का रीजन है उसका जो एरिया है वो लेस होगा एवरी टाइम बिगर रेक्टेंगल के एरिया से, एवरी टाइम ये होगा। ठीक है बेटे, ये रिलेशन हर बार जब भी आप, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर ये वाली रेक्टेंगल ये वाला पोर्शन लिया ना, आप इसको किसी के साथ भी डील करोगे हमेशा आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा। अब हमने क्या आगे हम किस वे में मूव किए हैं, आगे हम ये ऐसे मूव कर रहे हैं। अब एक सेकेंड, ये रहा आगे की हमारी मूवमेंट। अब ये है कि आपने स्मॉल SN से रिप्रेजेंट करने हैं जितने भी स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरिया थे। ठीक है, स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया जैसे अभी हमने निकाला, और स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा किस पर आ रहा है, फर्स्ट लाइन पर आ रहा है, और कैपिटल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा आता है सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखो बेटे। स्मॉल रेक्टेंगल जब भी आप लोगे, ये देखो जैसे जब हम ये स्मॉल रेक्टेंगल ले रहे थे तो एरिया के लिए आप फर्स्ट लाइन को यूज करते हो, और जब आप बिगर रेक्टेंगल के एरिया को लेते हो तो आप हमेशा इस सेकेंड लाइन को यूज करते हो। स्मॉल के लिए फर्स्ट लाइन यूज हो रही है क्योंकि फर्स्ट लाइन जितना एरिया लेना है, और बिगर के लिए हमेशा सेकेंड लाइन यूज होती है। इसी वजह से जो आपके पास ये SN है, स्मॉल रेक्टेंगल्स का एरिया है एवरी टाइम। H तो अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, H हमेशा आते ही आता है, दोनों के एरिया में आ रहा है, और स्मॉल रेक्टेंगल में जैसे लास्ट साइड थी और बिगर रेक्टेंगल में नेक्स्ट साइड होती है, इसलिए यहाँ R-1 था और यहाँ R था। सो ये X0 से स्टार्ट होगा, फिर X1, फिर X2 एंड लास्ट क्या जाएगा X of n-1 पर। ठीक है, और जब आप बिगर रेक्टेंगल का एरिया लोगे तो वो शुरू होगा X1, X2 और लास्ट किस पर जाएगा Xn पर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। X0 मीन्स ए था, X1 मीन्स था A+H, अभी जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था वहां से आपको मिल जाएगा, और Xn-1 क्या था A+n-1 इंटू H। ये भी मैंने आपको रिलेशन सिखा दिया था कि जो जो यहाँ लिखी हुई है H हमेशा उन्हीं से मल्टीप्लाई हो रहा है बस। ठीक है, तो SN जो आपका था वो आ गया ये कंप्लीट, H सब में से कॉमन निकाले। ऐसे जब कैपिटल SN लिखोगे तो वो शुरू होगा X1 से, क्योंकि आपने नेक्स्ट साइड ले लिया, X1, X2, X3 और लास्ट क्या आएगी Xn आएगी वो साइड। तो X1 के लिए A+H हो गया, X2 के लिए A+2H हो गया, और Xn के लिए हो गया A+n-1 इंटू H, और सब में से H फिर से कॉमन आ जाएगा, सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपको आया। ये दोनों पार्ट समझ में आए। स्मॉल के लिए स्मॉल रेक्टेंगल फर्स्ट साइड से स्टार्ट होती है, उस रेक्टेंगल में स्मॉल जब एरिया फाइंड आउट करना फर्स्ट साइड यूज होती है, और बिगर रेक्टेंगल का एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे तो लास्ट साइड, हम सेकंड साइड यूज करते हैं। अब हमें पता था कि हर बार क्या होता है कि स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया लेस होता है उस रीजन से जो हमारे ग्राफ के कर्व के अकॉर्डिंग मिलता है, और वो लेस होता है कैपिटल रेक्टेंगल से। इसका मतलब ये सम भी ऐसे मूव करेगा। SN इज लेस देन एरिया ऑफ द रीजन PRSQ, ये पूरा का पूरा आ गया ना, PRS और Q। ये Q आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मूवमेंट कर दी थी, पेन ड्रॉ करके आपको चलाकर दिखाया था ना। तो सारी स्मॉल रेक्टेंगल ले ली, वो हमेशा लेस होगा आपके रीजन से, और ये रीजन हमेशा लेस होगा कैपिटल रेक्टेंगल से। ये हम रिलेशन सीख चुके हैं सम से, इनके सम से। ठीक है बेटी, अब हमेशा क्या होता है, एक होती है सैंडविच थ्योरम, आपको लोगों के सिलेबस में नहीं होती है, सो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लिटिल बिट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ नेम आप समझ लो, इसलिए मैंने ये जो यहाँ क्रॉस किया वो नजर आ रहा है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ ज्यादा करनी नहीं यहाँ पर, जब वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। एक होती है सैंडविच थ्योरम होती है। सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर ये दोनों जो हमारे आउटर्स होते हैं, अगर इनका एरिया सेम है,
तो इसका मतलब जो इनर, ये जो बीच में होती है, उसका एरिया भी उतना ही होता है। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 Sn इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 कैपिटल Sn इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रीजन PRSQP। ये तो सैंडविच थ्योरम से आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ से आ गया। उसका रीजन ये है कि आप इनको देखो, जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करता जाएगा, जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करता जाएगा, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आती जाएंगी। जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करता जाएगा, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या था, h का ही तो ये डिफरेंस था, ये भी हमने सीखा था। जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा ये क्लोज होती जाएंगी, और इनके क्लोज होने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आती जाएंगी। मीन्स इन रेक्टेंगल्स का पोर्शन छोटा होता जाएगा, ये एक दूसरे के और क्लोज, ये वाली और क्लोज, ये वाली और क्लोज, तो यहाँ मल्टीपल या इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन जाएंगी। तो आप n टेंस टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हो इसके भी यहाँ पर, क्योंकि जब h 0 को अप्रोच करता है तो n किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। मीन्स जब यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये स्मॉल साइड है, ये इस रेक्टेंगल की स्मॉल साइड और इस रेक्टेंगल की बिगर साइड, यही तो डिफरेंस था। ये एक दूसरे के जब क्लोज होगी, जब एक दूसरे के नजदीक होगी, फिर तो स्मॉल रेक्टेंगल और बिगर रेक्टेंगल में हमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। तो ये दोनों ही सेम तरह से बिहेव करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पर, स्मॉल Sn एंड कैपिटल Sn। इसी वजह से ये तीनों एरिया सेम हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों एरिया सेम हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने यूज किया सैंडविच थ्योरम को, बस अब खत्म। अब हमने ये भी निकाल लिया था कि जो स्मॉल Sn है, जो स्मॉल Sn था वो इसके इक्वल था, तो लिमिट h टेंस टू 0 लोगे तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हो जाएगा। इसका मतलब जो एरिया ऑफ द रीजन PRSQP है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा, और वेयर NH इक्वल्स टू B माइनस a इसकी वजह से आ गया था, इस रिलेशन की वजह से। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर है, जो कोई ऐसा ग्राफ है जो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है उसको फाइंड आउट करने का, बट वो कॉन्टिन्यू ग्राफ है, तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें हेल्प करता है उसको फाइंड आउट करने में। हम उसको लिमिट एज सम से भी कर सकते हैं और हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो कोई इश्यू नहीं है उस चीज में। अगर हमें एक पेपर में दिया होगा कि आपने उसको लिमिट एज सम से करना है, तो उसको लिमिट एज सम यूज करके इस वे में ही करेंगे जो ये आपको नजर आ गई सारी चीजें। आई होप थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है बच्चों को, बट ये इस वजह से करवाया है कि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, कहाँ से बनी और कहाँ से आई हैं। बस मेन यही था कि आप जितने ये रेक्टेंगल्स, जो भी ये रेक्टेंगल्स यहाँ ड्रॉ कर रहे हो ना, अगर आप इसको लिमिटिंग पोजीशन में ले लेते हो अगर आप इसको लिमिटिंग पोजीशन में ले लेते हो तो वो नैरो होते जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें लास्ट में लिमिटिंग पोजीशन में ये आंसर मिल जाता है जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये आंसर ये था जो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि इतना बड़ी चीज़ क्या है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको रिपीटिंग वे में देखिएगा वीडियो को तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस को। टिल देन बाय।